मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। एनर्जी स्टोर्ड में हमारे दो फॉर्मूले लगते थे। पहला क्या था सर? हाफ half CV square. half CV square. सी वी स्क्वायर, देन Yes, sir. Q square upon 2C. Q square upon क्यू 2C. स्क्वायर अपॉन 2c। Okay. क्लियर होना चाहिए कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, क्यू वाला फॉर्मूला Yes, कब sir. लगेगा? सोच के सीरीज में होंगे। सीरीज में, क्योंकि चार्ज किस पे सेम होता है? सीरीज में Series में. में। और ये सी वाला फॉर्मूला कब लगेगा? Parallel में. पैरेलल में, क्योंकि वहां पर क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। या पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अभी तक तो यही था। Yes, और yes. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का 1/2 epsilon naught E square. राइट। तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? किस चीज की फॉर्म में स्टोर करता है? मैंने बताया था। Electric current. इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की। करंट कहाँ से आ गया? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम करंट की बात करते ही नहीं, तो किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज वैसे करनी है अभी, जिसमें हमने ये करना है कि दो कैपेसिटर को जब मैं जोड़ देता हूँ पैरेलल में, दो कैपेसिटर्स को, समझ रहे हो, तो उसके ऊपर क्या पोटेंशियल आ जाता है? कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें अभी ताजा ताजा रिवाइज है, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। वो इग्नोर कर देना। ये डिफिब्रिलेट द हार्ट का मतलब होता है, जो हार्ट का कुछ फंक्शंस होते हैं वो हमने भी करना है, वो बायो का काम है। लेकिन हमको जो काम करना है वो देखो तुम। डिफिब्रिलेट का मतलब ऐसे अगर जानना चाहो तो ये होता है कि जिनकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं होती ना, रेगुलेट मतलब इरेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर होती है, उसको सही करने की जो डिवाइस यूज होती है वो किसी हार्ट सर्जरी में यूज हुई है बस। लेकिन तुमने जो मेन काम है वो नीचे वाला है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। B. इसको पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर देखो इसके अंदर क्या पूछा गया है। देखो फॉर्मूले सबको पता है, अभी तुम लोगों ने ही बताया मुझे, राइट? फॉर्मूले सबको Yes. पता है एनर्जी स्टोर्ड के, हाँ या ना? सब बोलो, सब बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको एनर्जी फॉर्मूले का, एनर्जी के फॉर्मूले का नहीं पता हो? सबको पता है। तो ये भी पता है कौन सा कब यूज होगा। ठीक है। और कई बार तो एनर्जी स्टोर नहीं, एनर्जी स्टोर पूछ रखा होता है, सीरीज पैरेलल की बात ही नहीं होती, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। चलो, अप्रोच बतानी है तुमने सिर्फ। क्या अप्रोच थी भाई, बताओ? क्या अप्रोच लगाई? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। सोचो सोचो सोचो, आसान है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। E इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। वेरी गुड। क्या पूछा है बच्चे इसमें? पहले पार्ट में वोल्टेज। वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो मैंने अप्रोच लगाई, फॉर्मूला लगाया सर, एनर्जी का क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी मेरे को गिवन है, कितनी गिवन है एनर्जी? 40.0। 40.0 मतलब 40 हाफ। सी की जगह क्या गिवन है? 8 माइक्रो। 8 micro. ठीक है। और वोल्टेज निकालनी है सर, क्या आ जाएगा बताओ मेरे को? ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बता सकते हो? कर लोगे सोल्व इसको? बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट वी का। 10⁻⁷।
टोटल v का आंसर बताओ ना अभी तो। क्या है आंसर, बताओ 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 बताओ। कहाँ कंफ्यूज हो गए हो? v स्क्वायर का बता दो, छोड़ो। v स्क्वायर का वैल्यू चलो -7 भी चेक कर लेंगे। अब अमाउंट ऑफ स्टोर्ड चार्ज के लिए क्या करोगे? अप्रोच बताओ। स्टोर चार्ज, चार्ज को कैसे निकालोगे आप? आसान है। Q is equal to CV. कितना? Q इज इक्वल टू CV, बिल्कुल ये भी लगा सकते हो। देखो कितना अच्छा फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने। और क्योंकि V तो अभी आपने निकाल लिया है, C गिवन है, तो Q इज इक्वल टू CV। और कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या? एनर्जी दे रखी है। Q square is equals to half into charge into V. Q हाँ, into V. ये भी कर सकते हो बिल्कुल। और Q स्क्वायर बाय 2 से भी कर सकते हो, कोई भी Yes, कर sir. सकते हो ना फॉर्मूला यूज एनर्जी के लिए। Yes, sir. हाँ, तो अभी चेक करते हैं तुम्हारा। तो 3.16 किलो वोल्ट किसका आ रहा है सर? पार्ट ए का। और 25.3 किसका आएगा? पार्ट B. होगा। फॉर्मूला यही यूज होगा। किसी को कोई डाउट है तो एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, अगर 10 टू द पावर -7 बच रहा है, +7 बच रहा है ना, हाँ, तो इसको Yes, sir. 10 टू पावर 6 करोगे तो क्या आ जाएगा बाहर? इसका अंडर रूट करोगे ना, इसका भी अंडर रूट करोगे और इसका भी अंडर रूट करोगे। इसको अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 3। 3 को बोलते हैं किलो, किलो बोलते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. किलो के लिए 3 कर दो, और 10 का अंडर रूट 3 पॉइंट समथिंग होता है। मानते हो इस बात को? अंडर रूट 10 3 पॉइंट समथिंग होगा ना। Yes, sir. इसलिए आंसर क्या है? देखो 3.6 Kilo. किलो। अब इसी को यूज करके तुम Q इज इक्वल टू CV से ये भी निकाल सकते हो। निकाल लेंगे सब। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था, फॉर्मूला पुट करना था। लेकिन अभी भी फिर भी डाउट है तो प्लीज पूछो, हिचकिचाओ मत। सर ये पता नहीं लगा 10 की पावर 7 कहाँ से आया? हाँ, 10 की पावर 7 यहाँ से आया ना बच्चे। ये देखो, ये 10 टू पावर -6 था, यस सर। ये 10 था, ये 10 टू पावर -6 यहाँ पे चला गया नीचे, तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर ऊपर Yes, जाके sir. 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? और किसी को Yes. कोई डाउट है? नो सर। पक्का? चल सकते? थम्स अप दे दो अगर आगे चल सकते हैं तो हम, वरना हैंड रेस करो जिसको डाउट है। चलो, जितना बोलोगे उतना समझ में आने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी ऐसे ही रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड। इसमें क्या करोगे? करो। क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? यस सर। यस सर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या अप्रोच लगाई? सर इसमें एनर्जी हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। एनर्जी गिवन है सर, और यस क्या Yes, क्या वोल्टेज गिवन है, तो क्या लग जाएगा? हाफ सीवी। हाफ CV स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। सी की जगह क्या लिखोगे? 4 पॉइंट निकालना। नहीं डालना है सी find out सी की जगह क्या लिख दोगे? सर 1.00 जगह तो क्या ही लिखना है, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, सिंपल है ना। 1 × 10 टू पावर 4 का स्क्वायर यानी 10 टू पावर 8,
Yes, sir. तो कर लेंगे इसको, और ई की जगह क्या लिखेंगे? So 4.0010 तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू सी इंटू 10⁻8। कर लेंगे। अब क्या आंसर आना चाहिए बताओ, फिर आंसर देखेंगे। पहले आंसर बताओ क्या आएगा। कैपेसिटेंस का आंसर क्या आ रहा है? 8 into 10 to the power minus 8 इंटू 10⁻⁻6। 6 -6 को क्या बोल रहा हूँ? माइक्रोफैराड आना चाहिए आंसर। 8 माइक्रोफैराड। 8 क्या microfarad. क्या? Yes, sir. 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो आगे। अब ध्यान से देखना, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आओ। अभी ये 4 क्वेश्चन है एक किस्म से, ठीक है? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम क्वेश्चंस में ज्यादा कंसेप्ट करवाना चाहते हैं। वो तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था, वो तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा उससे अच्छा है, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा नहीं है। जल्दी करो इसको। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करो। मैं हर एक के लिए हम नॉर्मल टाइमिंग स्टार्ट करेंगे। पहले के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? पहले 4 फ्लो के लिए, टोटल 4 फ्लो है वो। 1 2 3 स्टार्ट। सिर्फ फर्स्ट पार्ट। क्या आया फर्स्ट पार्ट का? 6 microfarad. 6 माइक्रो farad. Farad. कैपेसिटेंस थोड़ी निकालना है। माइक्रो फेरेड कैसे आ गया? The 6 answer. 6 माइक्रो फेरेड तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है ना? शायद यही आई होगी। तो क्या पूछा है? चार्ज। चार्ज क्या आएगा? टोटल चार्ज निकालना है। कैसे निकालोगे? आसान है, बहुत आसान है, करा हुआ, पहले भी किया था। Q is equals to C upon V. फटाफट आंसर बताओ। अब फॉर्मूले नहीं बताने, अब आंसर बताओ। बिल्कुल ठीक है वैसे फॉर्मूला। आंसर बताओ। आंसर 3 upon 5. 3 अपॉन 5. कैसे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। 60। 60. हाँ, तो फटाफट बोला करो बच्चे। अब ये थोड़ा सा, अगर अब इसको भी धीरे से करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना अब इसके जैसे। यस सर। तो आंसर क्या आ गया? सीधा Q का 60 माइक्रो कूलम। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। आंसर अभी चेक करते हैं। ठीक है सर, अभी इसमें दिया ही नहीं हुआ फर्स्ट पार्ट का। सेकंड का बताओ। सेकंड स्टार्ट करें। सेकंड में क्या पूछा है? टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब वैसे तो तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि क्यू भी है तुम्हारे पास। तुम अपने हिसाब से करो, चाहो तो पैरेलल वाला तरीका लगाओ, सी वाला फॉर्मूला, चाहे क्यू वाला लगाओ। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। चलो Yes, sir. आसान क्वेश्चन है ये तो। थर्ड थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थर्ड में थोड़ा दिमाग लगेगा। क्या आंसर आया? 300. 300.
कैसे आया बताओ, फॉर्मूला क्या यूज किया? Q square upon 2. So क्या Q ये square upon 2 क्या? हाफ CV स्क्वायर यूज किया क्या? Cube आप स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल सब में सेम है 10 यूज, और क्यू स्क्वायर बाय 2C भी यूज कर सकते हैं क्योंकि तुमने क्यू की वैल्यू पहले ही निकाल निकाल ली। लिया। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आ गया? कितना आया? 300. 300। बारी आती है हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालोगे? क्या लगता है तुम्हें? अप्रोच है, सोचो इसको पहले बैठ के। क्या अप्रोच लगाई? कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताओ। देखो, एक थोड़ा सा हल्का हटके क्वेश्चन आया तो रुक गए सब। क्या अप्रोच लगनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इसमें सोचो थोड़ा। CV square minus total. अब ये CV स्क्वायर क्या चीज है? CV स्क्वायर कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। Sir, अच्छा, इसको बताओ हीट प्रोड्यूस क्या है, मतलब हीट प्रोड्यूस एक्चुअल में वो क्या जानना चाहता है? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस है? कोई बता तो ये चीज समझ। स्टोर हो रही है और यहाँ हाँ हाँ बोलो। यार यहाँ एनर्जी। पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या फर्क है दोनों चीज में? उसमें एनर्जी उसमें रहेगी, इसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, हम्म इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में वो। तो हीट प्रोड्यूस्ड भी एनर्जी होती है ना सर? यस या सर, वही टोटल एनर्जी स्टोर्ड है? यस सर। सोचो यस सर। सोचो सोचो सोचो। एक डिवाइस में एक तो एनर्जी स्टोर हो रही है, एक हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या फर्क है दोनों में? कैपेसिटर का काम ही एनर्जी को स्टोर करना है, और हीट Yes, sir. प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। सोचो थोड़ा सा। किसी चीज में से हीट निकलती है तो क्या होता है, मतलब एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम। रिलीज हो कम रही है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, वेस्ट जा रही है सर, वेस्ट जा रही है। तो कैपेसिटर को जो टोटल एनर्जी मिलती है अगर उसमें से हीट जितनी मतलब हीट रिलीज होगी उसको माइनस। है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तुमने 300 निकाली है। अब एक बात बताओ मेरे को, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है ये कैसे पता लगेगा सर? एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, I²RT। पढ़ा हुआ है सबने? H=I²RT। यस सर। आई क्या होता है? अगर आई को मैं क्यू में बदलना चाहिए तो कैसे लिखूंगा? फिर क्यू अपॉन टी। क्वांटी ठीक है, और छोड़ो। आई को 2 बार लिख देता हूँ, आई का मतलब आई को 2 बार, और यहाँ पर आर, यहाँ पर टी। आई आर क्या होता है? फिर वो वी मतलब वी इज इक्वल टू आई आर। वी। और आई इंटू में टी क्या होता है? फिर क्यू। क्यू। तो क्यू वी ये है एक्चुअल में। क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, तुमने निकाली थी 60 60, और वी की कितनी है 10 समझ रहे हो? तो ये टोटल एनर्जी है। वैसे क्या है टोटल एनर्जी। क्लियर है? और इसमें से भी हीट प्रोड्यूस निकल सकती है, तो कैसे? जो एनर्जी स्टोर हो गई वो बच गई। तो 600 में से 300 माइनस 300 करेंगे माइनस कर दो तो क्या आ गया? वो 300। माइक्रो जूल। क्लियर है क्या? यस किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे को। तो सिंपल, ये Q इंटू वी भी लिख सकते हो, और Q इंटू वी, दीपिका जो तुम कह रहे थे Q इंटू वी, Q को ही C में चेंज करो। Q को क्या लिख सकते हो आईटी इंटू इसमें इनटू वी वी। तो यही क्या हो गया CV का। स्क्वायर। शेयर। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। पक्का?
Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट वाला, सबसे लास्ट। फटाफट करना, स्टार्ट हो गया टाइम, चलो। हुआ किसी का? हाँ भाई, Yes, sir. क्या आंसर आया? सर इधर C की जगह 3 रखना है, 3 माइक्रोफैराडी, हाफ CV स्क्वायर लगेगा इसमें फॉर्म। ओके, उसके बाद लगाओ, क्या आएगा आंसर? 300/2 150। बाकी सब क्या रहा भाई आंसर? सबका सब बताओ ना। सर मेरा तो कुछ और ही आया। कोई बात नहीं, क्या पता तुम्हारा सही हो। बताओ बताओ बताओ। सर मैंने तो पता है वो वाला फॉर्म लगाया, V is equal to Q upon C। आगे तो Q की वैल्यू पुट कर दी यानी 60, और C की वैल्यू मतलब हमारे को बोला है कि 3 माइक्रोफैराड पे निकालना है, तो मैंने C की वैल्यू 3 पुट कर दी, उसको निकाल के 20 आया। चलो चेक करते आओ। मेरे 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, चलो चेक करते हैं किसका आंसर सही है। वन 150 आंसर आ रहा है बच्चे। कैसे, क्या किया तुम लोगों ने, मुझे एक बात बताओ फटाफट। हाफ CV स्क्वायर। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला C इंटू वी डिराइव किया, ये ऐसे ही ओरली डिराइव किया, याद है ना? क्योंकि हमारे पास ना R भी नहीं है ना I की बात है, इसलिए मैंने इसको सीधा क्या लिख दिया, IR को V लिख दिया। याद है ना सबको कैसे लिखा था मैंने? सर हाफ CV का फॉर्मूला लगा के बिना 150 आ रहा है। चेक करते हैं सर। पोटेंशियल एनर्जी इन द 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो तुमने जिसके अंदर निकालनी है उसकी बात करो। क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ इंटू सी वी स्क्वायर ही होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ तो ठीक है, सी की जगह क्या आएगा? 3, वी की जगह क्या लिखोगे? 10 स्क्वायर। 100 लिखोगे, तो 53 से क्या आ रहा है? 150। क्या दिक्कत थी इसमें? क्लियर है क्या? Yes, किसी को क्या क्या तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही थी इसमें बच्चे, क्या गलत हो रहा था? नहीं सर, मैंने जब भी फॉर्मूला लगाया तो मेरा तो ठीक ही आया। बाकी सब जिसका गलत आ रहा था आंसर? सब अंतिका का आ रहा था गलत। अवंतिका बताओ भाई। सर मैंने फॉर्मूला कोई और लगा दिया था। कोई बात नहीं, तो अब क्लियर है सबको? Yes, sir. आसान था वैसे वो। अब ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, ये होमवर्क के लिए दिख रहे हैं, फर्स्ट Yes, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ये कर लोगे ना, ये मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सारे कंसेप्ट के बेस्ड पे है। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन देखो, 9 वोल्ट बैटरी है, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और 7 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। एक बार कब निकालना है एनर्जी स्टोर्ड? जब, और चार्ज निकालना है जब बैटरी कैसी कनेक्टेड हो? सीरीज में। दूसरी बार जब कैसा हो?
Parallel. ये दोनों, ये वाला कंसेप्ट एक बार मजबूत हो जाएगा सीरीज और पैरेलल का। दूसरे वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें एरिया की बात कर रखी है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करके आना है इसको। क्लियर है सबको? थर्ड क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करना, आने के बाद हम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। और ये तो फिर है ही बढ़िया। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार करना इसको, और उसके बाद हम इसको दोबारा से करेंगे। जैसे हमने सीरीज और पैरेलल वाले को भी ढंग से किया था ना, उसकी भी प्रॉब्लम्स में सारे करवाए थे ना, जब प्रॉब्लम आई थी उस चैप्टर में, उस वाले कंसेप्ट में, सीरीज और पैरेलल वाले में। तो इसके भी करवाएंगे, लेकिन ये तभी करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड और फोर्थ तो बहुत अच्छे से करके आना, ट्राई करना, नहीं हुए तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन है ये सब, मैं लिख देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। चले आगे। Yes, sir. अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट की, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स तुम्हारे हिसाब से? डाई मतलब दो इंसुलेटर। एक तरह का इंसुलेटर ही होता है बिल्कुल, लेकिन ये क्या होता है फिर इसमें इसमें दो एक कंसेप्ट होता है पोलराइजेशन। क्या होता है? ठीक है। एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम और एन इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टिंग मीडियम व्हिच द इंड्यूस्ड चार्जेस, अब ये कैसे हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड्स देख लो। वैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन व्हिच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये क्या चीज है अभी दिखाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल्स हैं। डाइलेक्ट्रिक जनरली क्या होते हैं? इंसुलेटर के टाइप, इंसुलेटर जैसा ही बोल देते हैं, लेकिन ये होते नहीं है इंसुलेटर। समझ में आ रहा है? इंसुलेटर जैसे होते हैं, क्योंकि एक बिहेवियर जो मैंने बताया वो क्या होता है, एक फिनोमिना जो होता है इनमें, वो क्या है? पोलराइजेशन। ठीक है। तो ये एग्जांपल है एयर, H2, ग्लास, माइका, पैराफिन, ट्रांसफॉर्मर। तो ये डाइलेक्ट्रिक है। कई बार बोल देंगे इसकी पैराफिन वैक्स की डाइलेक्ट्रिक बढ़िया। समझ में आ रहा है? कई बार बोल देंगे एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है। तो ये सब डिफरेंट है। सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। ये हमने पढ़ा था ना, याद है? परमिटिविटी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। मोटर का क्या होता था? मोटर का याद करो, किसका? मोटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था? किसी को याद हो तो? इन्फिनिटी। 81 कितना होता था? 81. डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता था? मैंने बताया था उस टाइम। मतलब डाइलेक्ट्रिक का मतलब नहीं कि अगर मैं किसी चार्जेस को अलग मीडियम में लगता था तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाती थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम डिक्रीज हो जाती थी? भूल गए सब भूल गए, क्योंकि रिवाइज नहीं हुआ भाई। फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाती थी? F इज इक्वल टू F नोट बाई क्या आ जाता था? K आता था। और K ही क्या होता था? वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 हो जाता था, यानी F इज इक्वल टू F नोट बाई क्या हो जाता था? 81। क्लियर है क्या? Yes, sir. वही कंसेप्ट यहाँ पर मैंने बोला था, बार बार बोला था कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमने पढ़ा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। अब ये तीसरा कब पढ़ रहे थे? डाइलेक्ट्रिक में, जब कैपेसिटेंस पढ़ना था। वो तीसरा पार्ट अब पढ़ोगे। क्लियर है? Yes. तो पोलराइजेशन मैंने बोला, डाइलेक्ट्रिक में कौन सा वर्ड आता है एक नया? पोलराइजेशन। तो देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसके दोनों तरफ क्या आ जाते हैं? चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, डाइपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। मतलब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। ऐसा कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है। ये कैपेसिटेंस की प्लेट है, दिख रहा है? ये वाली और ये वाली। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या हुआ? जैसे ही मैं कैपेसिटेंस की प्लेट पे भी चार्ज होगा सर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट। अब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या आ जाएगी? पोलराइजेशन। क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन क्या भला है? पोलराइजेशन का मतलब क्या है? कि डाइपोल का इंड्यूस हो जाना। डाइपोल इंड्यूस होने का मतलब डाइपोल मूवमेंट आ जाना। डाइपोल मूवमेंट समझते हैं सब? क्या होता था उसका फॉर्मूला?
Q into 2. हाँ, मतलब चार्जेस का सेपरेशन हो जाना, चार्जेस का सेपरेशन। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, पोलराइजेशन कुछ नहीं है, डाइपोल मूवमेंट आ जाना किसी में, यानी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाना, या मतलब चार्जेस का सेपरेशन हो जाना। और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मूवमेंट आई है, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई है, उसी को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसी को? पोलराइजेशन। ये क्यों होती है सबको पता चल जाएगा भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होता है, डाइपोल के इस मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक के अंदर ना सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। इसके पॉजिटिव इसके किसको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं? नेगेटिव। फिर इसका पॉजिटिव इधर चला जाता है, फिर वही इसका नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करने लग जाता है? इसके पॉजिटिव। कुल मिला के होता क्या है, ये सारे मटेरियल को अगर मैं ढंग से रखूं, ये मेरी कैपेसिटर की प्लेट है, ये क्या है अंदर? Dielectrics. डाइलेक्ट्रिक। तो देखो नेगेटिव वाले ज्यादातर कौन सी साइड आगे? सारे Positive. ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड क्या आ गया? Positive. ओवरऑल इफेक्ट ये जाता है कि इस साइड ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आ जाते हैं, इस साइड ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाते हैं। और पहले जो एक्सटर्नल फील्ड आई थी, जो हम कैपेसिटर की प्लेट के कारण, वो कौन सी डायरेक्शन में आती है बताना? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो ये एक्सटर्नल वाला दिख रहा है। यस। लेकिन अब तुम देखो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्जेस का सेपरेशन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? पॉजिटिव। हाँ, तो कैसे, नीचे या ऊपर? तो ऊपर। ऊपर, पॉजिटिव से नेगेटिव। याद करो मैंने बताया था परमिटिविटी में कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता था? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। हाँ, जिसकी वजह से, इलेक्ट्रिक। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन। रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। मैंने परमिटिविटी में ही ये बात बता दी थी कि परमिटिविटी प्रॉपर्टी है मीडियम की, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? चेंज। अपोज करता है, अपोज करता है। वो क्यों अपोज करता था, उसका रीजन ये है, वो यही है क्योंकि उस मटेरियल के अंदर क्या आ जाता था? पोलराइजेशन आ जाती थी। पोलराइजेशन के कारण सेपरेशन होता था चार्जेस का, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना अंदर, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। इसकी अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो फील्ड को कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम. इसीलिए ये होता था। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो अगर मैं मान लूं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. और कितने टाइम्स कम हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल माइनस E. हाँ, और वैसे ही अगर हमने फोर्स की फॉर्म में बात की थी, तो फोर्स कितने टाइम रिड्यूस हो जाती थी? K टाइम्स। ऐसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगा? K टाइम्स. क्लियर है क्या? यस सर। इसी के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है? तो अब याद रखना, अब कैपेसिटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने टाइम कम हो जाएगा बच्चे? K टाइम्स. तो अब ध्यान से तुम खुद ही फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। दो फॉर्मूले डराइव होते हैं, एक तो मैं अभी करवा रहा हूं, तुम्हें ध्यान से देखना। अगर C इज इक्वल टू, पहले क्या आ रहा था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर है? ठीक है सर। कलर चेंज कर लो। तो ये दिखाई नहीं देता। एक सेकंड, अब ठीक है, अब कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ रहा था। अब कोई चाहे तो उसको यहां से भी सही कर सकता है, बिल्कुल। अगर मीडियम हो कोई, कल मीडियम की बात अलग करते हैं। C का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V. Q का तो Q ही लिख दे। V को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? E इंटू D। याद है सबको? यही लिखा था, E इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय E इंटू D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कम हो गया या ज्यादा हो गया? ये C डैश निकाल रहे हैं हम। ये पहले तो C की वैल्यू ये आनी थी हमारी, है ना? अब जो नया, अब डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ या ज्यादा हुआ है? देखो कम हुआ। और कितने टाइम्स कम हुआ? K टाइम्स। तो E की जगह क्या लिख दूं? E बाय K. K, और D तो है ही। क्लियर है?
Yes, sir. तो बताओ मुझे E बाय के, अब बाकी सब कुछ वैसे का वैसे, C इज इक्वल टू क्यू की जगह क्यू लिखो, E की जगह, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? 0 Zero. Sigma upon सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो साथ में अब क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के साथ साथ क्या है, के भी है सर, और मल्टीप्लाई बाय डी है। क्लियर है? और सिग्मा को Yes. फिर कैसे लिख सकते हो? Q by A. क्यू बाय ए। तो क्यू सिग्मा को क्या लिख सकते हो? क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नोट है ही, के है ही, साथ में डी है, क्यू से क्यू कट गया तो ए एप्सिलॉन नोट के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? के। एप्सिलॉन नॉट K upon D। हाँ तो बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो, यहाँ लिख देते हैं। सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी नए वाले सी की, के एप्सिलॉन नोट अपॉन, पहले से पहले जो शुरू में था वो क्या था? ए एप्सिलॉन। नॉट अपॉन डी। अब क्या फर्क हुआ कैपेसिटेंस में? सिर्फ K आया इसमें, कौन ऊपर के टाइम्स बढ़ गई है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या हुई थी? डिक्रीज। डिक्रीज। कम हुई थी। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गई थी। कम क्यों हुई थी? कौन सा फिनोमिना था जिसके कारण कम हुई थी? पोलराइजेशन। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो इसलिए इस फिनोमिना को बोलो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलोगे? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्लियर है? और कोई पूछे पोलराइजेशन होता क्या है तो क्या बोलोगे? इंड्यूस। डाइपोल इंड्यूस Phenomena of कितने, कहां तक? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कितने में? पर यूनिट। चार्ज। पर यूनिट क्या? volume. वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस की प्लेट पहले पड़ी थी, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? E C इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? अभी E कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला तो क्या होनी चाहिए? A epsilon naught upon D ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। अब इसके अंदर क्या डाल दिया? dielectric डाइलेक्ट्रिक, पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो अब इसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। ठीक है? यस सर। क्लियर है? ठीक है। तो अभी इसी के बारे में करेंगे। जिसको ये नोट करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, हम इसको भी इरेज करेंगे बच्चे, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं मिलेगी। ये तो आसान सा होता है। इसके अलावा जो जेई में यूज होती है डेरिवेशन, वो यूज करेंगे हम अभी। ये डेरिवेशन मैंने करवा दिया, बट तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? यस। Yes, sir. तो देखो, तो भाई ये ईपी क्या है? ईपी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कहा? प्लेट पोलराइजेशन। ये सेपरेशन हुआ ना चार्जेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है भाई, एक्सटर्नल वाली ई नोट ही अंदर ईपी थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E naught minus ईपी। अब यहाँ पर कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, पर तुम्हें पता है ई नेट किसके इक्वल है? ई नोट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो ई नोट से कितने टाइम्स कम हो गई? K टाइम्स के टाइम्स। और ई नॉट की, ई एन की वैल्यू है क्या अभी अभी जो निकाली है? E नॉट माइनस EP। ई नोट माइनस ईपी। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ के क्या आ जाएगा यहाँ से, बताना। के क्या आ रहा है? E नॉट अपॉन E नॉट माइनस ई नोट अपॉन में ई नोट माइनस EP। कई बार पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये रेशियो है किसका? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसका, वो लेकिन तुम निकाल सकते हो। ये डराइव वाली चीजें हैं, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती। यही चीज ये बताएगा अभी। देखो, देख रहे हो क्या? Yes, sir. यही चीज बता दी इसने सीधी, लेकिन हमें पता है ये कैसे आया, किस फॉर्मूले से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम कम हो जाती है? K टाइम्स। वही ई नेट की वैल्यू इसने पुट कर दी। ई नेट क्या है? ई नोट माइनस EP। क्लियर है? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? थम्स अप कर दो जिसको डाउट नहीं है, और हैंड रेस करो जिसको डाउट है, कुछ भी छोटा सा भी। सर मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आई। हाँ, कई बार डिफाइन करवा देते हैं, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
पर तुम्हें आना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. तो अभी जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी वो तो हो गई हमारी। अब पोलराइजेशन वेक्टर तुम्हें पता है क्या होता है? ये पोलराइजेशन कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। डिग्री। अब कितनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई है वही कौन बताएगा हमें? पोलराइजेशन वेक्टर। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। यही बताता है कि कितना मेजर हुआ। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, अगर ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये क्या बताता है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल को भी हम पी से लिखते हैं, तो मैं इसको एक बार स्मॉल पी से लिख देता हूँ, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो एक वजह से आई। अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कोई दिक्कत? No, sir. नो। तो देखो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा। अब ये पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम को तो ऐसे लिख देता हूँ, ये v को मैं इसके नीचे लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? नंबर पर यूनिट। यहाँ लिख दूं, हाँ बोलो क्या बन जाएगा? नंबर पर यूनिट। तो कहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? क्या कह रहे हो? क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ अगर ये v को मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस इसको स्मॉल n से लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। बस अभी ये वही चीज बताएगा। देखो अगर n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो कैपिटल P इज इक्वल टू n इंटू, स्मॉल पी। और ये स्मॉल p है क्या? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? इधर। अगर ये ना लगाते तो पर यूनिट वॉल्यूम बोलते। अभी देखो दिखा दो, दिख रहा है? P इज इक्वल टू NP आ गया, ठीक क्या? देखो यस सर। हाँ, अभी डिफाइन भी कर देगा। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो। ठीक है, ये वैसे ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? अब एक बात बताओ, एक डाइलेक्ट्रिक की कुछ, अभी तो देखो चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है, किस कारण हो रहा है? वो पोलराइजेशन किस कारण हो रही है? कि एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है जिसके कारण वो चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? एक टाइम yes, sir. ऐसा आता है कि एक्सटर्नल फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो डाइलेक्ट्रिक का भी क्या आ जाता है? वो भी थक जाता है, उसका ब्रेक डाउन आ जाता है। क्या आ जाता है? उसका ब्रेक डाउन आ जाता है। भाई बहुत सारा एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, वो कितने टाइम तक सेपरेट होंगे? एक टाइम आ जाता है मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक का पॉइंट आ जाता है कि मतलब अब इससे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकता अपने अंदर। उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। कितना सहन कर सकता है। तो यही है, it is the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without electric ब्रेकडाउन। वही बता रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. देखो अब वैक्यूम के लिए क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनिटी, कितना ही भेज दो कोई दिक्कत नहीं। एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा 1 तक, और पोर्सिलेन कितना आ जाएगा? 4 to 8 तक, पायरेक्स 14 तक, पेपर to 16, रबर 21 तक, माइका की क्या है? 160 to 200। क्लियर? इसके बाद अगर करोगे तो उसकी क्या आ जाएगी? ब्रेक डाउन आ जाएगी। क्या आ जाएगा उसकी? ब्रेक डाउन। के बाद वो नहीं सही अपने वैसे पहले वाला नेचर शो नहीं करेगा। क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड पोलराइजेशन वेक्टर। यस सर। यस। डाउट है तो पूछ लो। मैंने तुम्हें बता दिया ये क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है क्या? P नो। नहीं, सर। डाइपोल मोमेंट। लेकिन N क्या है? नंबर पर यूनिट। अब कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर रख देते हैं, लेकिन अभी तक तो हमने पूरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब क्या करेंगे? कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। समझ रहे हो? पहले तो पूरा भर दिया था कैपेसिटेंस के अंदर। अब देखना भी दिखाऊंगा। ये कैपेसिटर की प्लेट है, दिख रहा है? यस सर। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक तो डाला है, लेकिन देखो सिर्फ इतने में डाला है, दिख रहा है? बाकी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन कैसा रह गया? खाली। ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो पोलराइजेशन आएगा वो सिर्फ यहाँ आएगा ना। यस।
ठीक है, तो इस वाले रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या रहेगी, E नोट। ठीक है, अभी वही बात करेंगे, देखना ध्यान से। आज इसकी सिर्फ डेरिवेशन करेंगे क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसके क्वेश्चन हो पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चे, इसके बाद तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट मतलब खत्म है सब, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चे, T। थिकनेस है टी। तो इसकी डेरिवेशन अच्छे से करना। तो ये कहां तक फैला हुआ है, डी तक। अब भाई अब तुम्हें पता है ये ईपी क्यों बनेगा, क्योंकि ऊपर कैसा चार्ज आ रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और ऊपर नीचे कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना सबको, साथ साथ बोलते रहना। Yes. अब Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्यों आया, क्योंकि ई नोट की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी तरफ आया, नीचे आया। और ई एन की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी होती है, ई नोट माइनस EP. वही सब किया। अब फर्क सिर्फ इतना है, अब देखना यहाँ पर एक एक स्टेप समझाऊंगा मैं। V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई एन टी लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन बता सकता है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। हाँ देखो, अब ध्यान से देखना भाई, V इज इक्वल टू ई इंटू क्या होता है, D होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकालते हैं हम। V दो तरीके से होगा बच्चे, दो जगहों की वजह से। कैसे सर, एक तो ये जो खाली रीजन में इधर भी देखेंगे, और एक जो जहां पर क्या है, एक जहां पर क्या है, एक तो खाली रीजन में देखेंगे। तो खाली रीजन में अगर मैं देखूं तो बताओ खाली रीजन कितना है, ये D है और डाइलेक्ट्रिक T तक है, तो टोटल खाली रीजन कितना आता है, D माइनस T। D माइनस। क्लियर है, खाली रीजन यस बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट कहां तक है, जहां तक रीजन क्या है, D माइनस। ये तो पहला। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, नेट सबको क्या कर देते थे लास्ट में, ऐड कर देते थे ना। ये तो ई नोट वाले की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब किसकी वजह से निकालेंगे, नेट वाले की वजह से, नेट वाले की वजह से है ना, प्लस नेट वाले की वजह से क्या है, ई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो कितने रीजन में है, सिर्फ T। टी। तो ई एन इंटू टी लिख सकता हूँ क्या, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ये आ रहा है क्या, देख लो अच्छे से देख लो, कौन कौन से रीजन है, एक तो खाली रीजन है और दूसरा कौन सा रीजन है जहां पर क्या प्रेजेंट है, मेरी डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही फॉर्मूला यूज किया है। खाली रीजन सिर्फ कितना है, डी माइनस टी वाला, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नोट, और जो बच गया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नेट को तुम लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, क्या लिखोगे, ई नोट माइनस EP। क्लियर है सबको। यस सर। तो बस अभी यही सब ये बताएगा, देखो ये इन्हें सीधा लिख दिया, क्लियर है। यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, वही अभी तुमने पढ़ा था क्या सर, ये तो मैं बता भी नहीं बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसके इक्वल है बच्चे, ई एन किसके इक्वल होता है, अभी बताया था हमने, E नॉट माइनस EP। ई नोट बाय K। के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है ना, यस सर। तो बस वहां से के की वैल्यू आ गई, ई नोट बाय ई एन। क्लियर है, चलो यस सर। जैसे अब ई एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं क्या, किसी का कोई डाउट, नो सर। करो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू T। क्लियर है। चले तो यही लिखेगा, सेम टू सेम वही चीज लिखी है। नेक्स्ट में अब ई नोट कॉमन ले लिया, ये हमको पता ही है। अब ई नोट की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी थी, टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बीच में कितनी होती है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और उसकी वैल्यू भी निकाली थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बस ई नोट की वैल्यू वही पुट कर देगा, ये कर दिया क्या, देख लो। यस। और वो क्या आ गया, क्यू ए अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहां तक पहले तो बताओ किसी को कोई भी डाउट है क्या, कोई डाउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, C इज इक्वल टू, अब कैपेसिटेंस ही तो निकालनी है नेट, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, Q बाय V। अब V को फिर V की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी, ये वाली ई नोट डी माइनस टी प्लस ई एन टी, तो वही पुट करेगा, देखो दिख रहा है।
देख लो अच्छे से, देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो। सर ये ऊपर वाला बताना वाला ये ENT कहाँ से आया प्लस में? कहाँ पर? सर फर्स्ट में। ENT कैसे आया भाई, कौन बताएगा मेरे को? नेट हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो की वजह से आया है, एक तो खाली रीजन की वजह से, दूसरी कहाँ की वजह से, जहां पर क्या है डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। तो खाली रीजन तो है सर D माइनस टी वाले रीजन में, तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, तो E नोट इंटू डी करा तो ये आया। जो डाइलेक्ट्रिक रीजन में है वहां पर कितने रीजन में फैला हुआ, कितने डिस्टेंस पे? टी। तो डिस्टेंस की वैल्यू तो हो गई डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना है? EN तो EN इंटू डी। क्लियर है? यस Yes. सर तो चलो, अब ये चीज किसी को समझ ना आई हो तो पूछ लो। यहाँ पर सिंपल अपने E की वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर Q बाई V को क्या लिख सकता हूँ, V को क्या लिख सकता हूँ, E इंटू डी। याद है ना सबको, E इंटू डी? हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, तो उसकी वैल्यू पुट करी है, या V की सीधा भी पुट कर सकते हो। V की सीधा पुट करोगे तो क्या आ सकेगा, तुम्हें मैंने ये भी बताया हुआ है। तुम V की सीधा वैल्यू पुट कर दो, V की जगह क्या लिख सकते हो, देखो IR E नोट इंटू डी माइनस टी प्लस प्लस EN टी। ये भी पुट कर सकते हो। और V की ये वाली वैल्यू भी तुम्ही ने निकाली थी या मैंने निकाली थी? V की ये वाली वैल्यू भी तुमने निकाली थी, चाहे तो ये वैल्यू भी पुट कर दो। क्लियर है सबको? यस सर तुम सीधा लास्ट वाली इक्वेशन पुट करो, तुम्हें समझ में नहीं आया तभी आएगा। देखो, Q की जगह Q लिखा, V की जगह क्या लिखा बच्चे, E नोट D माइनस टी प्लस टी बाय के, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा सर ये Q को क्या लिख दिया भाई, Q को और E नोट को क्या लिख सकते हो, वही वाला अपॉन एप्सिलॉन नोट, और उसको तुमने लिखा था QA अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो E नोट की जगह सीधा ही लिख दिया गया QA अपॉन एप्सिलॉन नोट। यस सर। कर लो ये भी करके दिखा दो। Q की जगह क्या लिख दो, E नोट की जगह क्या लिख दो, QA अपॉन में एप्सिलॉन नोट ऊपर आ जाएगा, Q है ही, नीचे क्या रह जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाय के। Q से Q कट गया तो एप्सिलॉन नोट A एप्सिलॉन नोट A ऊपर आ जाएगा ना, A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस के। यही आ रहा है क्या? देख लो अच्छे से, क्योंकि यस E नोट को क्या लिखा है मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ना। देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो चलें आगे। यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन अभी मैं लास्ट में बोलूंगा एक लाइन, तो ध्यान से देखना एक बार, फिर बताएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा। तो C की वैल्यू ये आ गई। इसकी डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेरिवेशन डिस्कस करते नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे आई। इसीलिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हें सबका रीजन पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा। लेकिन जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड में मैंने मार्क किया हुआ दिख रहा है ये सर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसे कि एक डाई इलेक्ट्रिक तुम्हें दे देंगे और कहेंगे एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया कैपेसिटेंस की प्लेट में, लेकिन वो पूरा कैपेसिटेंस तक कवर नहीं कर रहा, उसकी कुछ थिकनेस है, उस थिकनेस की वैल्यू दे देंगे क्या, टी। अब वो टी कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। सी क्या है, जो अब कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद आई। सी नोट क्या है सर, जो कैपेसिटेंस पहले थी, जो कैपेसिटेंस पहले थी। और टी तुम्हें पता है क्या है, टी थिकनेस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और डी डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन प्लेट्स। क्लियर है क्या? तो 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई के, ये ऐसे याद रखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, सी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी, 1 बाय के। क्लियर है? टी की वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू पुट करनी है, और के तो तुम्हें सब कुछ गिवन ही होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ में आ रहा है ना तुमको? ये डेरिवेशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें क्यों एक एक पॉइंट बताया है, क्योंकि हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। क्यों? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला कि C इज इक्वल टू के इंटू सी नोट। ये कब यूज करोगे? एक तो ये फॉर्मूला था, पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला, C इज इक्वल टू के इंटू सी नोट। के टाइम्स बढ़ जाती है, कब बढ़ती है ये? जब डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा रीजन में फैला हुआ हो।
समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? लेकिन यहाँ पर क्या पूरे रीजन में फैला हुआ है? नहीं, उसकी कुछ थिकनेस है, नो सर, उसकी कुछ थिकनेस। थिकनेस है। क्लियर है? कर लेंगे? सर सेकंड यस लास्ट सर। स्टेप बताओगे? क्या कह रहे हो? सेकंड लास्ट स्टेप डी कॉमन जो लिए वो वाला। कहाँ पर? यहाँ पर ये यस सर। तो देख लो, ये भी देख लो, ये कैसे करोगे? अरे ये मैंने क्यों रब कर दिया, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर डी कॉमन ले लिया बच्चे बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा? 1, और टी में, टी के पास तो टी था ही नहीं ना, तो टी बाई क्या हो जाएगा? डी। 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 और अंदर भी, अंदर क्या लेगा? ध्यान से देखो, अब अंदर कैसे लिखा हुआ है इसको सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। 1 माइनस टी बाई के क्यों किया? अब करके देखो यहाँ पर, के कॉमन लिए। अंदर से भी दे, हाँ, टी बाई डी कॉमन लिए, देखो ध्यान से। अब यहाँ से डी कॉमन लिया तुमने, अब इसको खोल के देख लो ना, इसको खोलो, डी माइनस क्या आ जाएगा? टी, और अंदर क्या रह जाएगा बच्चे? 1 माइनस टी बाई के। दिख रहा है? यस सर। अब इसको अंदर और खोलो, इसको अच्छे से, अभी खोलो इसको, और भी खोलो। डी माइनस टी अपॉन के। हाँ, अभी देखो ध्यान से, इधर देख लो, यहाँ से बच्चे डी माइनस 1 माइनस डी कॉमन ले लिया तुमने, डी माइनस टी कॉमन ले लो या डी कॉमन ले लो, तो ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है सर? सारी पूरी टर्म से मैंने क्या कॉमन ले लिया? डी। पूरी टर्म से क्या कॉमन ले लिया मैंने? डी कॉमन लिया बच्चे। डी। ये क्यों लिया कॉमन? ताकि ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी क्या बन जाए मेरा? सी नोट। सी नोट बन जाए, और ये जो बच गया वो लास्ट का काम आ गया। समझ में आ रही है? और क्यों, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो करो, करो मल्टीप्लाई। टी माइनस डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टी माइनस, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ, एक सेकंड मैं करता हूँ, देखो एक सेकंड, नीचे वाले को खोलते हैं, डी माइनस टी बाई डी इंटू में डी। क्लियर है? यस सर। अंदर क्या रह जाएगा आप बताओ? अंदर क्या रह जाएगा? देखो ध्यान से, सिंपल से सिंपल टी माइनस टी। हाँ, यहाँ से कर लो, पहले अंदर वाली ब्रैकेट लिखो, 1 माइनस टी, इसको लिख दूंगा 1 माइनस टी बाई डी, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस। प्लस ये यहाँ पर इन्होंने शायद 1 आएगा, अभी कर देते हैं इसको, रुको एक बार। टी स्क्वायर बाई डी के, इन्होंने थोड़ा गलती कर दी, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको सही। यहाँ तक देखते हैं, इन्होंने बच्चे यहाँ पर कुछ गलत लिख रखा है, तुमने सही पॉइंट आउट किया बिल्कुल। एक सेकंड रुको, यहाँ पर बच्चे, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं टी को डी के इक्वल रख दूं, किसके इक्वल रख दूं? टी को डी के इक्वल लिख दूं। इस वाली इक्वेशन को याद रखो सिर्फ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 1 आएगा बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा? 1। अभी देखता हूँ कैसे कैसे पता लगा 1 आएगा। देखो, इस वाली इक्वेशन में टी को डी के इक्वल रखो, तो क्या आ रहा है? ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस, टी की जगह भी क्या लिख दो? क्या क्या था मैंने? टी की जगह क्या लिख दो? डी लिख दो, तो डी माइनस डी हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। टी को भी डी लिख दो, तो डी बाय, के तो ये डी माइनस डी तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो जीरो। तो क्या बन जाएगा? ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी के, वो के कहाँ चला जाएगा? ऊपर तो ये आ गया ना वही वाला, C इज इक्वल टू के सी नोट, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी हो जाता है सी नोट और के सी नोट। ये कब आया? जब टी को किसके इक्वल रखा? डी के इसका मतलब सर क्या हुआ कि जब पूरे रीजन में क्या फैली हुई हो मेरी डाइलेक्ट्रिक। अगर पूरे रीजन में डाइलेक्ट्रिक फैली हुई है, मतलब ये थिकनेस और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल। इक्वल। इक्वल हो जाएगी। तो थिकनेस और डी की वैल्यू इक्वल करने पर मेरी वैल्यू आ जानी चाहिए ये वाली, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बट अगर तुम इसको यहाँ पर टी लिख के चलो, अब टी को 0 पुट करना, टी को 0 पुट करो, टी को 0 पुट, तो ए एप्सिलॉन नोट तो ठीक है, टी की जगह ठीक है 1 माइनस टी की जगह डी सॉरी पुट करो, तो डी बाय डी, डी बाय डी, डी से डी कट गया ना, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई उस केस में? जीरो हो जाएगी। तो ये वाला इन्होंने थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो तुम इसको लर्न मत करो, लेकिन ये सही है।
तो क्या है फॉर्मूला है इसका? वही जो हम अभी बोल ही रहे थे, d माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ में आ रहा है? इसको याद मत रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर करना भी चाहो तो यहाँ पर 1 कर देना। क्या कर देना? यहाँ पर 1 कर देना तो सही रह जाएगा। उस केस में कैसे सही रह जाएगा बताओ मेरे को? यहाँ पर 1 कर देना, यहाँ पर टी आएगा। कैसे सर, तुम बता सकते हो कैसे? कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, तुम इस फॉर्मूले को मत छेड़ो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उसने लास्ट में मिस प्रिंट कर दिया। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया बच्चे। ये फॉर्मूला दिख रहा है? यस सर। जब थिकनेस टी डाल रखा हो किसी डाइलेक्ट्रिक का तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। तो किसी को कोई डाउट है एक बार देख लो अच्छे से दोबारा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले दोनों ही नहीं करने। हाँ बोलो, कहाँ पर? हाँ हाँ वही सेम ही तो है दोनों। जब ऊपर वाले में मिस प्रिंट है तो नीचे वाले में भी क्या होगा बच्चे? मिसप्रिंट तो हो। हाँ तो ध्यान से देख लो, कोई बात नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला उससे आसान भी है वैसे। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस ये फॉर्मूला है। और अगर इसके डी टी के इक्वल हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? तुम्हें पता ही है क्या आ जाएगा? जीरो। जी ठीक है। और तुम चाहो तो इसको डराइव भी कर सकते हो आगे। अगर तुमको कहा है कि सर ये वाला हमने यही फॉर्मूले में लर्न करना है, तुम खुद अपनी तरफ से डी कॉमन ले लो, तब भी कर सकते हो। यहाँ से मैं अगर डी कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। टी बाई के। लेकिन ये अभी पूरे के लिए नहीं आएगा, ये टी बाई के अलग है। यस। अब यहाँ पर फिर से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसमें भी कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस टी बाई डी प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे अब? टी टी अपॉन डी के। हाँ टी अपॉन डी के। वेरी गुड, टी अपॉन डी ये आंसर आएगा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, वो डराइव कर सकते हो, बट वो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लग रहा तुम्हें ये? यस तो ये छोड़ सकते हो, वरना इसकी जगह तुम ये फॉर्मूला डराइव कर देना, 1 प्लस टी अपॉन में डी के। कोई दिक्कत? नो सर। नो। चलो, और अब चाहो तो अब इन्होंने क्या किया था मैं तुम्हें बताऊं। तुम कह रहे थे ना कहां पर इनका दिक्कत आ रही है, इन्होंने एक साइन की मिस किया था। अगर सेम टू सेम यही फॉर्मूला बनाना है तो इन्होंने यहाँ से भी क्या कॉमन ले लिया, आगे से भी टी बाई डी। और टी बाई डी कॉमन लोगे तो अंदर 1 बच जाएगा ना यहाँ पर। यस लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा था, ध्यान से देखो, अंदर 1 बचना चाहिए था। इन्होंने क्या रखा हुआ अंदर? टी रख रखा है। यहाँ पर टी की जगह क्या आना चाहिए? 1। बाकी सब कुछ ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर तुम टी की जगह डी पुट करोगे तो ध्यान से देख के कर लोगे। यस सर। साइन की भी दिक्कत आएगी, साइन को भी ध्यान से रखना। तो तुम ये वाले फॉर्मूले को ध्यान, कंफ्यूज मत होना देखकर, कंफ्यूजन हो जाएगी। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, आराम से कर लेंगे। यहाँ पर अगर तुम टी डी के, अगर जिसको वेरीफाई करना है ये सही है या गलत है, वो टी को क्या लिख दे? 1 टी के इक्वल रखे कर दे, तो आंसर क्या आना चाहिए था? अगर टी को डी के इक्वल रख दूं तो क्या आंसर आएगा? जीरो। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर ये वेरीफाई करने का तरीका है, अगर तुम टी को डी के इक्वल रख दोगे तो आंसर क्या आएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में इस फॉर्मूले में वो आएगा। तुम चेक कर लेना 100%, क्योंकि हमने भी ड्राइव किया ना ये फॉर्मूला 100%। Yes. तो तुम चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई थी तो देख लूंगा मैं क्या गलती से। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को यहाँ तक, बोलो। नो सर। पक्का? तो इसको कंफ्यूज मत होना, बस तुम्हें इतना तो पता चल रहा है ना कि क्या फर्क आ रहा है दोनों में। अब देख लो Yes, टी अगर डी के इक्वल हो जाए तो क्या आंसर आना चाहिए? K epsilon not upon D. तो वही आ गया क्या? के की जगह के, सी नोट की जगह क्या आता था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डन। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं और जब बैटरी को क्या कर देता हूं, डिस्कनेक्ट कर देता हूं। तो एक बार तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई है लेकिन बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, एक बार सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है लेकिन बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट। तो दोनों में क्या फर्क आता है वो फर्क देखेंगे, लेकिन हम इसको कल देखेंगे। कल नहीं, ये क्लास कब है? शनिवार को है ना? यस। शनिवार को हमारा लास्ट लेक्चर होगा। वैसे ये हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर पूरा,
ठीक है, एक लास्ट टॉपिक था ये डाइलेक्ट्रिक लैब। अगर तो बाकी हम करेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में, इसको क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे, सिर्फ इसके नहीं पूरे चैप्टर के करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर है हमारे, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा कौन सा है? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक के ऊपर चार्जेस, फील्ड्स, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। कोई दिक्कत किसी को? बट ये फॉर्मूला बच्चे मेरे ध्यान से, मेरे शायद मिस प्रिंट हो गया होगा, तो इसको ध्यान, इसमें किसी को दिक्कत है तो रुक जाए, वो प्लीज रुक जाए, और बाकी जा सकते। किसी को कुछ भी पूछना है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारी गलती के कारण हो गया था, शायद मिस प्रिंट हो गया बस इसी वजह से। सर ये यहाँ से आगे बता दो, लगे नहीं कहाँ से बताओ बताओ, रुक जाओ जिसको दिक्कत है। हाँ बताओ कहाँ पे? E नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ना, नीचे आपने A अपॉन एप्सिलॉन नोट किया फॉर्मूले में, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कहाँ पर बच्चे? यहाँ पर? सर नहीं, दूसरी साइड। यहाँ? हाँ जी, यहाँ पे A एप्सिलॉन नोट किया ना, यहाँ पे थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे कहाँ पर दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। सर नहीं, A एप्सिलॉन नोट का नहीं आ रहा समझ। ए एप्सिलॉन नोट का नहीं आ रहा? कैसे? मुझे कुछ थोड़ा सा हिंट दोगे तभी ना। कौन से पार्ट पे समझ नहीं आया इससे पहले? अच्छा, ये ए एप्सिलॉन नोट आया कैसे, ये कह रहे हो? हाँ जी। देखो, सी की जगह क्या लिखोगे? क्यू अपॉन वी लिख दिया, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्यू अपॉन वी लिख दिया। अब क्यू की जगह तुमने पहले से ही, अब क्यू की जगह क्या लिख सकते हो? मेरे को क्यू को छोड़ो, वी की जगह क्या लिख सकते हो? ईडी। ईडी। वी की जगह लिखोगे ई इंटू में डी, और तुम चाहो तो सिंपल क्यू अपॉन, अब तुम्हारे पास ये बचेगा ना बच्चे, क्यू वी की जगह क्या लिखो? ई इंटू डी। अब चाहो तो सीधा क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से। अगर क्यू की वैल्यू नहीं पुट करनी तो यहाँ पर ई की जगह क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखोगे ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखोगे तो वो एप्सिलॉन नोट डिवाइड के डिवाइड में है, तो कहाँ आ जाएगा? अच्छा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। किसी और को कोई डाउट है? थैंक यू सर। कोई बात नहीं बच्चे, थैंक किसी यू और सर, को बाय। doubt है? जिसको भी इस एक्सप्रेशन में डाउट है वो रुक जाए, बाकी जा सकते हैं बच्चे। सर वो मैंने आपसे वो मांगे थे ना, वो मतलब कि चैप्टर के जिसमें फॉर्मूलाज होंगे, तो आपने कहा था कि इसमें सारे नहीं होंगे, तो मैं बाद में भेज दूंगा, तो अब है आपके पास? कौन से वाले भेजे थे मैंने? मुझे आप हाईलाइट कर देना वो मैसेज एक बारी, फिर मैं बता दूं। आप मतलब इसी चैप्टर के ना जो सारे फॉर्मूलाज होंगे ना, क्योंकि मेरे को वो तो पूरी। मैंने भेजी थी, पूरी शीट भेजी थी जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के थे फॉर्मूले। याद है सबको? मैंने ग्रुप में जो पर्सनल ग्रुप है उसमें भेजे थे। किसी के पास डाउनलोडेड है वो? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बस भेज दूंगा वो पूरी शीट। थैंक यू सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है बच्चे इसमें? हाँ जी हाँ, कोई बात, बाय। बाकी सब क्लियर है? थम्स अप करो और फिर जाना, और जिसको डाउट है वो रुक जाए। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, हम ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू जा सर। सकते हो बच्चे, बाय।